Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and inshallah we are going to discuss the concepts related to atoms, molecules, ions, molecular ions, relative atomic mass and how can we calculate the relative atomic mass in this video. Let's move on the light board. Beta, this is our first video that relates with the introduction of fundamental concepts of chemistry. बेटा इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या आ जाते हैं? वी हैव एटम्स, वी हैव मॉलिक्यूल्स, वी हैव आयंस, वी हैव मॉलिक्यूलर आयंस एंड द मेन थिंग दैट रिलेट्स विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस इज रिलेटिव एटॉमिक मास. और रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट कि एटम होता क्या है. द फर्स्ट पॉइंट विच केम इन आवर माइंड कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. इट मींस कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट एटम से बना होता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. बेटा इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं which can exist independently and there are many atoms which cannot exist independently. So कौन से atoms हैं जो independently exist करते हैं और कौन से elements हैं, कौन से atoms हैं which cannot exist independently? For example, we have noble gases. Noble gases can exist independently. Hydrogen है H2 की form में mostly exist करता है. So it cannot exist independently. Sodium है आपके पास, magnesium, we have different atoms. The first point, atom is the smallest particle of an element which can or cannot exist independently. तो बेटा मेन कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूं जो रिलेट हमें करवाएगा कि एटम में और मॉलिक्यूल में क्या बेसिक डिफरेंस है. बेटा एटम इज द स्पीशी दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. कौन सी ऐसी स्पीशी है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं? बेटा दैट इज एन एटम. एटम कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते. ये एक परसेप्शन होती है कि बेटा H2 एंड O2 या H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं. Molecules can never react together. This is the basic difference in between the atoms and the molecules. कि atoms participate करते हैं chemical reaction में, molecules नहीं करते. Because molecules have to broken down into the atoms first. पहले molecules break down होते हैं, breakdown होके atoms में convert होते हैं और atoms can take part in a chemical reaction and form new compounds through different bonds. ठीक है. फिर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं. आयनिक बॉन्डिंग है या कोवैलेंट बॉन्डिंग है, वी हैव कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग है. सो कंपाउंड्स की तरफ मूव करेंगे तो तब बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ठीक है. सो मॉलिक्यूल का अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. बेटा प्योर सब्सटेंस तो एलिमेंट भी हो सकता है. इट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. मॉलिक्यूल के लिए भी यही स्टेटमेंट यूज की जा सकती है. बट डिफरेंस कहां पे आएगा? इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ठीक है. इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. द फर्स्ट पॉइंट. और जो सेकंड डिफरेंस है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, atoms can take part in a chemical reaction. Molecules can never react together. Molecules can never react together. So this is the key concept. कौन react करते हैं आपस में? Atoms करते हैं. बेटा with this we have atom के कुछ key points, कुछ memory based questions हैं कि diameter of an atom क्या होता है और atom का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो बेटा उन तमाम पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर अगर मैं डिस्कस करूं, इट हैज अ सेंटर.
which is called as nucleus. और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? In the shell. Electrons revolve around the nucleus in the shell. ठीक है? This is called nucleus. और इस न्यूक्लियस में we have fundamental particles. ये मॉडर्न साइंसेस ने फिर बताया एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं which are called subatomic particles which are present inside the atoms. फंडामेंटल तो 3 ही पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स and neutrons. Protons and neutrons are present inside the nucleus and these are the electrons. जो ये मैंने दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, these are electrons. Electrons are revolving around the nucleus in the shell. ये जो circular orbits आपको नजर आ रहा है, we are assuming this as shell. ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज. सो बेटा मोर देन 100 सबएटॉमिक पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट करते हैं. फंडामेंटल ये 3 पार्टिकल्स हैं. ठीक है? ये मॉडर्न रिसर्च से हमें पता चल रहा है. डायमीटर ऑफ एन एटम इज अराउंड द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ द एटम्स इज अराउंड 2 multiplied by 10 की पावर -10 मीटर. और बेटा 1 मीटर यहां पे नैनोमीटर के साथ इसको रिलेट करवाया गया है. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.2 नैनोमीटर. बेटा जब होते हैं ना आपके पास 10 की पावर -9 मीटर तो वो बनता है 1 नैनोमीटर. दैट इज इक्वलेंट टू 1 नैनोमीटर. ओके, so it means 2 multiplied by 10 की पावर -10 मीटर equals to 0.2 नैनोमीटर. बेटा डायमीटर आपको गिवन है, रेडियस पूछा जा सकता है. व्हाट इज द एवरेज रेडियस ऑफ द एटम्स? ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो दैट इज अराउंड 0.1 नैनोमीटर. सो इस पॉइंट को याद रखना है, डायमीटर अगर आपके पास 0.2 है तो रेडियस क्या होएगा? 0.1. मैसेस की रेंज एटम्स की इट इज अराउंड 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg. यानी कि ये बहुत ज्यादा इसका स्मॉल मैस है. और एटम्स वैसे भी बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं. बेटा एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी एन एटम विद आवर नेकेड आई. उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप. ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हमारे पास वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, सो दैट वी कैन डिटेक्ट, वी कैन गेट एन एविडेंस ऑफ एन एटम. ठीक है? उसके लिए क्या यूज करनी होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉट एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे होपफुली. यू कैन सी दिस एरो विद 1 AMU. 1 AMU क्या है? बेटा एटम्स आर वेरी स्मॉल, हमने अभी डिस्कस किया. ये केजी वाली जो वैल्यू है ना, किलोग्राम्स, ग्राम्स इससे भी छोटा यूनिट है, लेकिन एटम्स तो बहुत ज्यादा स्मॉल हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है. ठीक है? दैट इज इक्वलेंट टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम्स. यू कैन सी दिस कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल एक यूनिट आपके पास निकला है. रीजन क्या है इसको यूज करने की? द रीजन इज टू अवॉइड द कैलकुलेशन मिस्टेक्स. अगर एक स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक भी आ जाती है, इट कैन क्रिएट अ बिग ब्लंडर. ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्मॉल यूनिट, जो कि है 10 की पावर -24 ग्राम्स के इक्वलेंट 1 AMU. ऑल राइट? और अगर इसी को केजी के साथ रिलेट करवाया जाए तो वो क्या हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स. ऑल राइट? और अगर मिलीग्राम्स में करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻21 milligram. That is in the kg, sorry. All right?
सो बेटा डिफरेंट कन्वर्जन्स भी आपको आनी चाहिए. अगर एग्जामिनर ने आपको केजी का पूछ लिया है, मिलीग्राम्स का पूछ लिया है या ग्राम्स का पूछ लिया है, यू कैन इजीली कन्वर्ट वन यूनिट इनटू द अदर. ठीक है. सो we'll come back to the relative atomic mass after discussing molecules, ions and molecular ions. Okay बेटा, ये जो अभी एटम का हमने टॉपिक डिस्कस किया है, let's come over this point. The smallest particle which can or cannot exist independently, वो क्या होएगा जी? That must be an atom. और ये किसका smallest particle होएगा? It is the smallest particle of an element. Element का smallest particle which can or cannot exist independently. ठीक है. So molecule के point की तरफ आते हैं. Molecule क्या होता है? The smallest particle of a pure substance which can not exist independently and which can never react together. बेटा molecules की different आपके पास types आ सकती हैं. We have diatomic molecule, triatomic molecule on the basis of their number of atoms. ठीक है कि अगर diatomic की बात करते हैं, di means two. Di का मतलब क्या होता है? Two. Tri means three. Poly means many. ठीक है. And the macro means large. So ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज की जा सकती हैं. डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग अपॉन टू एटम्स. फॉर एग्जांपल H2, Cl2, Br2, I2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग अपॉन थ्री एटम्स, तीन एटम्स वाला मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल O3 ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, जिनमें तीन एटम्स मौजूद हैं. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली मींस मैनी. तो अगर आपसे कहा जाए तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, दे हैव मैनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल H2SO4, वी हैव ग्लूकोज C6, H12O6. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जी? दैट इज C6H12O6. This is glucose. So it has many atoms, 24 atoms आपको इसमें पता चल रहे हैं. कितने atoms हैं? 24 atoms. We have macromolecules. Macromolecules, the large molecules. For example, proteins आ जाते हैं आपके पास, fats आ जाते हैं. But the important point is hemoglobin. हेमोग्लोबिन जो आपके ब्लड का एक पार्ट है, हेमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम. दिस इज द की कॉन्सेप्ट. इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा. पास पेपर क्वेश्चन में किस तरह से इसको रिलेट किया गया हुआ है. लेट्स डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट. बेटा हमने कहा 68,000 हैवियर देन है हाइड्रोजन एटम से एक हेमोग्लोबिन. इट मींस कि जो MR है, MR क्या होता है? दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूल का मास है ये. ठीक है. MR ऑफ हेमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. बेटा हाइड्रोजन एटम का तो मास होता ही 1 है. तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन की हम बात करें, दिस इज नॉट H2, दिस इज H. ठीक है. हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है. एंड वी हैव हेमोग्लोबिन, HAEMO. हेमो मैंने लिख दिया, दैट इज हेमोग्लोबिन. सो इनका रिलेशनशिप है 68,000 और 1 का. आपको यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें. द मास ऑफ अ हेमोग्लोबिन इज टाइम्स हैवियर देन नियॉन. बेटा किस तरह से नियॉन से इसको रिलेट करवाएंगे? अगर नियॉन से कितना हेमोग्लोबिन हैवी है हमने ये आइडेंटिफाई करना है. सो वी मस्ट नो इट्स mass. 68,000 तो हो गया हेमोग्लोबिन. बेटा नियॉन कितना होता है? दैट इज 20. 10 इसके प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर, एंड 20 इज इट्स मास नंबर. सो इससे रिलेट करवाएं एंड यू विल गेट द आंसर. दैट इज
34. So 3400 is the answer. 3400 times heavier than hemoglobin. ठीक है, तो इस तरह से किसी और मॉलिक्यूल से भी रिलेट करवाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम की बजाय आपको कह दिया जाए स्टेटमेंट में हेमोग्लोबिन इज डैश टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन. जब जस्ट हाइड्रोजन का होएगा तो इट मींस वी हैव टू रिलेट विद H2, not with the H. ठीक है, H is hydrogen atom and H2 is hydrogen molecule. So 2 से फिर हम relate करवाएंगे and in this way we can get the answer 34,000 times heavier than hydrogen molecule. इसी तरह different atoms या different molecules के साथ relationship हो सकता है. So just you have to divide with 68,000. ठीक है, जो भी उस molecule का mass होएगा. होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको. तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइंस. आइंस क्या होते हैं बेटा? व्हेन एवर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट. मैंने यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं. व्हेन एन एटम कैरीज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एन आइन. और जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात की जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है. दिस इज कॉल्ड रेडिकल. ओके, जस्ट कीप रिमेंबर दिस की टर्म इन योर माइंड के इसको रेडिकल भी कहा जाता है. बेटा होता क्या है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एटम ए. जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज आफ्टर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड केटाइन. एंड इफ वी हैव एन एटम बी, इफ इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन इट विल कैरी नेगेटिव वन चार्ज, जिसको हम कहते हैं एनाइन. अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इट विल कैरी टू पॉजिटिव चार्ज. अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इट विल कैरी टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट खुद ब खुद कर देगा क्या? इसको रिलेट करवाऊंगा मैं थोड़ा सा एनर्जी के साथ. वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू एन एटम इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जब हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो तब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं. इट मींस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एडिशन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द गैसियस एटम तो वो एनर्जी को रिलीज करता है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, सो उसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. विल कम ओवर दैट पॉइंट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियोस. सो अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आइंस क्या होते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल यू हैव CO3. बेटा इट इज कैरिंग टू नेगेटिव चार्ज. कार्बोनेट आइन. ठीक है, you have NH4 positive. This one is ammonium ion. ठीक है, so these are the group of atoms which carry positive charge और negative charge. लेकिन ज्यादातर बेटा negative charges में exist करते हैं. Positive जो group of atoms हैं, positive group of atoms यानी कि this one, यही जस्ट आपके पास कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट कर रहा होता है या अमोनियम आयन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. कार्बोकेटाइंस का टर्म मैंने जो यूज़ किया है विल डिस्कस दैट टर्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह. सो लेट्स मूव ऑन द मॉलिक्यूलर आयन नाउ. बेटा मॉलिक्यूलर आयन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है. मॉलिक्यूल जब कोई चार्ज कैरी करता है तो तब उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयन. व्हेन अ मॉलिक्यूल इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, so that is called molecular cation. When a molecule is carrying a negative charge, it is called molecular anion. तो बेटा when molecules carry some charge on it, उनको हम कहते हैं molecular ion. और abundant कौन होंगे इसमें से? positive होंगे या negative? This is what you have to identify.
All right. So let's move on the relative atomic mass. बेटा दो की पॉइंट्स है इसमें relative atomic mass में. Number 1, it's an average mass of an atom. अगर यही कहा होता relative molecular mass तो मैं कहता it's an average mass of a molecule. ठीक है. कंपैरिजन किससे किया जाता है? 1/12 mass of carbon से. बिकॉज यहां पे एक टर्म यूज हो रही है relative, रिलेट करवाना, इट मींस कंपैरिजन करना है. हमने किसी भी mass of atom को रिलेट करवाना है किसके साथ? एक स्टैंडर्ड mass के साथ. एंड स्टैंडर्ड mass we are using 1/12 mass of carbon 12 isotope. ठीक है. कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ we are comparing the mass of an atom. ठीक है. इसलिए इसको कहा जाता है एवरेज mass. बेटा जब भी हमने एवरेज mass निकालनी होती है ना, relative atomic mass को कैलकुलेट करना होता है, we must know two things. एक होती है percentage abundance. As you can see the percentages given to us over here, this is called percentage abundance. And we can see two different atoms of chlorine over here. एक जगह पे लिखा हुआ है chlorine 35, 17 and 35. And on the right hand side we have chlorine 17 and 37. This 37 is the mass number. This 35 is the mass number. So it means beta we have two different atoms of the element. जिनमें दोनों के एटॉमिक नंबर्स तो मुझे सेम नजर आ रहे हैं, बट वी हैव डिफरेंट मैस नंबर. क्लोरीन का एक एटम है जिसका 35 मैस है और एक एटम है जिसका 37 मैस नजर आ रहा है. सो इट मींस दीज बोथ एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मैस नंबर सेम है, तो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. यानी कि हमें यह पता होना चाहिए उन एलिमेंट्स के, एक एलिमेंट के कितने डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके मैसेज डिफरेंट है. ठीक है. और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज अबंडेंस टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मैस. ठीक है. सो अब ये पॉइंट डिस्कस करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. बेटा रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. आपने हर एटम के मैस को, फॉर एग्जांपल यहां पे क्लोरीन 35 है, 35 is the mass. The mass of an atom will multiply by its percentage abundance. 75 को हम लिख सकते हैं 0.75. ठीक है. 0.75. ये तो आ गया एक एटम की इंफॉर्मेशन. मैस को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अबंडेंस के साथ, प्लस द सेम थिंग हम करेंगे दूसरे एटम के साथ. नाउ वी हैव द मैस दैट इज 37. तो बेटा 37 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 के साथ. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मैस. इट कुड बी अराउंड 35.5. ऑल राइट. सो कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. बेटा विच वन इज अ मॉलिक्यूलर आयन. अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात की जा रही है, इट मींस वी मस्ट हैव अ मॉलिक्यूल. कोई मॉलिक्यूल हो और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होएगा तो दैट इज मॉलिक्यूलर आयन. लेट्स सी, वी हैव कार्बोनेट. बेटा कार्बोनेट CO3 कोई मॉलिक्यूल नहीं है. इट इज कैरिंग 2 नेगेटिव चार्ज, तो इट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन. बी NH4 पॉजिटिव. NH4 इज नॉट अ मॉलिक्यूल. NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता ना, इन दैट केस वी कैन कंसीडर कि ये मॉलिक्यूलर आयन है. बट NH4 तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है. NH3 इज अमोनिया. NH4 इज नॉट अ मॉलिक्यूल, सो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो. नाइट्रेट NO2 इज अ मॉलिक्यूल. NO3 मॉलिक्यूल नहीं होता. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो not a molecular ion. CH4, this is methane. Yes, organic compound में alkanes की series का first member है CH4, and CH4 is carrying a positive charge.
It means a molecule is carrying a positive charge on it. That's why we can consider this option is a correct option, क्योंकि molecule is carrying some charge on it. ठीक है? Have a look on the question number 4 now. This question is related to the relative atomic mass, जो कि हमारे टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा important topic है. ठीक है? Boron has two isotopes, boron 5 and 10, boron 5 and 11. It means दो masses, boron 10 and boron 11. If AR of boron is 10.8 AMU, that is given to us. Okay. AMU में आपको AR कैलकुलेट करके बताया गया हुआ है, that is 10.8. जो हमने यहां पे relative atomic mass कैलकुलेट किया था 35.5, that was relative atomic mass. It is given to us in this question कि relative atomic mass है 10.8. Find the percentage abundance of boron 5 and 10. बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं, abundance यहां पे नहीं given. यहां पे abundance आपको given थी 75%, यहां पे आपको abundance नहीं given. This is what we have to calculate. तो बेटा हम एक आइसोटोप के लिए abundance ले लेते हैं x percentage, लेकिन उसका सबसे पहले हम लिखेंगे mass. Mass will multiply by with its abundance, that is x percentage. तो we can calculate x over 100. ठीक है? प्लस सेकेंड आइसोटोप है 11. तो टोटल परसेंटेज होती है बेटा 100. 100 में से हम माइनस करेंगे 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100. ठीक है? सो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए वी कैन टेक 100 एज अ होल. दिस बिकम्स 10x प्लस this becomes 1100 minus 11x equals to 10.8. बेटा ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा and we can get 1080 equals to 10x minus 11x plus 1100. 11x इधर आ जाए, minus 10x हो गया, 1100 minus 1080, तो it will give us 20, that is equivalent to x. So this is the 20%. और मैंने फर्स्ट वाले को कंसीडर किया था x, that was boron 10 and this was boron 11's information. ठीक है? So boron 10 को मैंने कंसीडर किया था x, तो it means कि परसेंटेज अबंडेंस कितनी आ गई 20%. तो दूसरे की कितनी होएगी, बोरॉन 11 80% होएगा अगर एग्जामिनर वो भी पूछे. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव अबंडेंसेस इफ वी आर गिवन विद द रिलेटिव एटॉमिक मास. सो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन. फाइंड द AR ऑफ ब्रोमीन. बेटा कई मर्तबा ग्राफ्स की फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है, तो दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहां पे ब्रोमीन को डिस्कस किया जा रहा है. फाइंड द AR मींस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन को वी हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर. ठीक है? सो ऑन द y एक्सिस वी कैन सी द परसेंटेज अबंडेंस. ऑन द x एक्सिस वी आर गिवन विद द एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास आपको गिवन है ब्रोमीन के 78, 79, 80 and 81. We can see two lines over here. 79 पे we are getting something percentage abundance, ये आ रही है 50 के पास. And over the 81 पे we are getting the same percentage abundance. तो बेटा कैलकुलेट करने के लिए we have to use the same concept कि AR अगर कैलकुलेट करना है we will use the mass number of the first isotope जो कि है 79 multiply by its percentage abundance, that is 50%. तो बेटा 50% means 50 over 100. So can I use 0.5? Obviously yes. तो ये हो गया एक आइसोटोप की इंफॉर्मेशन. देन सेकंड आइसोटोप की इंफॉर्मेशन लेंगे, दैट इज 81. दिस इज द मास नंबर और इसकी अबंडेंस कितनी है, कितना ये एग्जिस्ट कर रहा है 50%. सो मल्टीप्लाई बाय 0.5. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो वी कैन गेट 40.5 प्लस over here we can get 39.5. So it will give us the mass around 80 AMU is
द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। सो ब्रोमीन का AR कितना होता है बेटा? 80 AMU। सो इन दिस वे एग्जामिनर कैन आस्क क्वेश्चंस relative atomic mass को किस तरह से कैलकुलेट करना होएगा। सो इंशाल्लाह in the next part of this video we are going to discuss the isotopes and the questions related to isotopes, isobars क्या होते हैं, isostars क्या होते हैं। Hopefully students ये तमाम questions और टेक्निक्स के किस तरह से हम relative molecular mass को कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ memory based questions थे। सो ये तमाम चीज़ों को हमने एड्रेस किया इस वीडियो में। So stay tuned with us for the upcoming topics. Inshallah, in our next video, we'll be discussing isotopes, isobars, isomers, isoelectronic species and isomorphism का phenomena और उन्हीं से relevant past paper questions. Thank you very much.